तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसके पहले हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सेकेंड मेरा जो चैप्टर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड जो मेरा चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट, या हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये 3 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, समझा ना। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। सबसे पहले रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट पढ़े थे। और इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट होगा तो चार्जेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद हम लोग फोर्स बिटवीन चार्जेस देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, ये सारे टर्म्स हम लोग देखे। दूसरे चैप्टर में भी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के ही बारे में पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस। तो ये बेसिकली चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़े हैं चार्जेस एट रेस्ट। यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर है। सपोज ये वायर है या कोई कंडक्टर, इसमें अगर करंट फ्लो करता आई तो ये करंट है क्या, वो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। है नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर पर इन टाइम। और करंट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स लाइक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ करंट्स, ये ओम्स लॉ, ये सारे चीज हम लोग देखेंगे। अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में अगर कोई कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, तो एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक। करंट के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या है? अगर करंट किसी कंडक्टर में अगर फ्लो कर रहा है, इफेक्ट्स ऑफ करंट, क्लियर है? तो जनरली ये 3 इफेक्ट्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या देखते हैं? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं ना, एनालाइज कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग लोअर क्लासेस में देखें हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है कि किसी वायर या कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारा हो गया हीटर, हीटर में जो वायर होता है नाइट्रोम वायर, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं और वो क्या हो जाता है? हीटेड हो जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर कॉइल है, कॉइल में जब हम लोग करंट पास कराते हैं तो वो हीटेड हो जाता है। इलेक्ट्रिक गीजर जिसमें हम लोग पानी को गर्म करते हैं, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वायर या कंडक्टर में करंट पास कर रहा है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसको लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। दूसरा होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। कौन सा इफेक्ट? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इसे मुझे नहीं पढ़ना है। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहता है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे हो गया NaCl या CuSO4 हो गया, अरे बोलो यार, इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें अगर करंट पास करता है तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। और जो आयंस है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, एक इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, एक कैथोड के पास जाएगा, दूसरा एनोड। तो यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस होते हैं, आयंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। और थर्ड जो इफेक्ट है, अगर हम लोग किसी वायर या कंडक्टर में, थर्ड जो कहलाता है वो कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कौन सा इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहता है कि अगर किसी वायर या कंडक्टर में अगर करंट पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है मतलब क्या है? चार्ज अगर मूव कर रहा है, अरे है नहीं, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। कैसे पता करोगे? अगर इस कंडक्टर में, अगर कोई कंडक्टर करंट को कैरी कर रहा है तो उसके नियर बाय में अगर किसी मैग्नेटिक निडल को लाओगे, क्या लाओगे? मैग्नेटिक निडल को, तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या करता है? डिफ्लेक्शन। तो जैसे हीटिंग इफेक्ट अभी मैं बताया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। केमिकल इफेक्ट में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं। वैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सबसे पहले स्टडी किया, या तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टडीड बाय हैंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड, HC ओरिस्टेड हम लोग बोलते हैं, HC ओरिस्टेड, इसने स्टडी किया। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा HC ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? यस सर। हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चला कि अगर किसी वायर या कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए उसने क्या किया? HC ओरिस्टेड ने
एक वायर लिया, क्या लिया? वायर। देखो ये वायर है तुम्हारा, या कंडक्टर लिया, ये तुम्हारा ए बी एक कंडक्टर है, क्लियर है ना? इस कंडक्टर को उसने कनेक्ट किया एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से, क्लियर है? यहाँ पे हम लोग एक रियोस्टैट भी लगा सकते हैं, रियोस्टैट लगा के हम लोग करंट को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं इस वायर में जो करंट जा रहा है। यहाँ पे एक आपका बैटरी लगा हुआ है, सेल या बैटरी या वेरिएबल बैटरी लगा सकते हो। यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया, क्या लगाया? स्विच। और डायरेक्शन भी हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं? डायरेक्शन। मैं मान लेता हूँ ये डायरेक्शन, ऊपर वाला डायरेक्शन को नॉर्थ मानता हूँ, ये साउथ, ये तुम्हारा ईस्ट और ये तुम्हारा वेस्ट, क्लियर है? अरे हाँ ये नहीं। अब देखो अगर तुम मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे रखोगे तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ की तरफ डायरेक्ट करेगा। देखो ये अगर एक मैग्नेटिक नीडल है तो उसमें दो डायरेक्शन होगा, एक होगा नॉर्थ, दूसरा क्या होगा? साउथ। ये मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास हम लोग बोलते हैं, क्लियर है ना? तो हम लोग इस मैग्नेटिक कंपास को, देखो इधर ध्यान दो, इस मैग्नेटिक कंपास को हम लोग इस वायर ए बी के ऊपर रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे नॉर्थ साउथ की तरफ जा रहा है ये वायर, और यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक कंपास को रखा ना। तो मैग्नेटिक कंपास किस डायरेक्शन में अभी रहेगा? नॉर्थ और साउथ में। मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में स्विच ओपन है। स्विच क्या है? ओपन है। इस वायर में कोई करंट पास करेगा? नहीं। और स्विच को क्या करो? क्लोज। स्विच को क्या करो? क्लोज। मैग्नेटिक कंपास को अभी हम लोग इस वायर के ऊपर रखें। जैसे इस वायर में आपका करंट फ्लो करेगा, जैसे तुम स्विच को क्लोज करोगे इस वायर में करंट जाएगा। कहाँ जा रहा है? ए से बी, ए से बी, मतलब नॉर्थ से किधर जा रहा है? साउथ। नॉर्थ से साउथ। तो जैसे ही इस वायर में करंट पास किया, यहाँ इसके ऊपर जो मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था वो डिफ्लेक्ट कर गया। क्या कर गया? डिफ्लेक्ट। अगर एक सिंगल मैग्नेट को रखो, उस पर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है तो वो स्टेशनरी रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक मैग्नेट रखे हैं, दूसरा मैग्नेट अगर उसके नजदीक में लाओगे तो ये क्या कर जाएगा? डिफ्लेक्ट करेगा, करेगा ना? इसका मतलब हुआ कि जब इस कंडक्टर AB में करंट पास किया तो इसने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक कंपास के मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या कराया? इंटरेक्ट किया, इसलिए तो फोर्स लगा ना। अरे है नहीं? दो चार्जेस अगर रेस्ट पे रहते हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स क्यों लगाते हैं? हम लोग जानते हैं कि अगर दो चार्जेस रेस्ट पे तो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे ना, F = K Q1 Q2 R²। अब मैं उसका रीजन बताया था कि ये दो फोर्स क्यों लगाते हैं दो चार्जेस जब रेस्ट में रहते हैं। तो मैं बताया था कि जब दो चार्जेस रेस्ट में किसी पॉइंट पे रखे रहते हैं तो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक। Q1 भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, Q2 भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। इसी के कारण एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है? फोर्स। अरे बोलो यार। यस सर। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। अब हमने क्या किया? स्विच को ओपन किया, स्विच को क्या किया? ओपन किया, और इसके पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। ये पॉजिटिव है ना, और ये नेगेटिव। अब हम लोग अपोजिट कर दिए, तो अब अगर अपोजिट कर देंगे तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? रिवर्स। जब आपने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया तो मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था वो भी क्या कर गया? रिवर्स। अरे हाँ ये नहीं? यस सर। तो ये दो एक्सपेरिमेंट हुआ, ये दो ऑब्जर्वेशन हुआ। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जब हम लोग करंट का मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, करंट के मैग्नीट्यूड को क्या करें? बढ़ा रहे हैं। जैसे रियोस्टैट होता है ना, जैसे हम लोग घुमाते हैं ना नॉब, अरे स्टेबलाइजर में वोल्टेज बढ़ाने घटाने, वैसे रियोस्टैट में स्लाइडर होता है ना, तो जैसे इसको स्लाइड करोगे अप एंड डाउन, इसमें करंट का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? जब करंट का वैल्यू इसमें बढ़ रहा था तो डिफ्लेक्शन क्या कर रहा था? ज्यादा हो रहा था। क्लियर है? यस सर। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला? देखो इसको मैं कंप्लीट नहीं पढ़ा रहा, ये तुम्हारा आने वाला भी नहीं, लेकिन एक बेसिक आइडिया तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिक आइडिया क्या है? इस एक्सपेरिमेंट्स में हमने क्या देखा? इस एक्सपेरिमेंट में यही देखा गया कि जब इस वायर में करंट पास कर रहा था और अगर इसके ऊपर इसके वायर के ऊपर मैग्नेटिक नीडल रखे या उसके नीचे, तो मैग्नेटिक नीडल क्या शो कर रहा था? डिफ्लेक्शन। नंबर 1। अगर करंट पास नहीं कर रहा था तो मैग्नेटिक नीडल अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में था, नॉर्थ साउथ में। अरे हाँ ये नहीं? अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन को इस वायर में रिवर्स कर रहे थे तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन क्या हो जा रहा था? रिवर्स हो रहा था ना। और अगर इस वायर में करंट का मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे थे तो डिफ्लेक्शन भी क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है?
तो इस एक्सपेरिमेंट से सारे ये ऑब्जर्वेशंस थे, और ये सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद ये कंक्लूड किया गया कि अगर किसी वायर में या किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा उसके सराउंडिंग में, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। हाँ या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। हाँ या ना। तो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। क्या, मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज का मतलब अगर किसी कोई भी चार्ज मूव कर रहा है कंडक्टर में तो इसके कारण तुम्हें करंट मिलता है। क्या मिलता है, करंट। एंड करंट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, करंट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। करंट के ही कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। इसलिए इस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। क्लियर है। तो इस चैप्टर के बारे में तुम्हें क्या आइडिया आया, इस चैप्टर के बारे में हमें एक ही आइडिया आया है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि अगर किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है मतलब अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अरे है नहीं। तो अलग अलग टाइप के कंडक्टर हम लोग देखेंगे, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर है, तो वो लोग कितना मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो क्या क्या फैक्टर्स होंगे, ये सारा चीज हम लोग को पढ़ना है। क्लियर है ना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले समझो, देखो ये एचसी और स्टेट एक्सपेरिमेंट एक सिंपल मैंने आइडिया दिया, ये डायरेक्शन रिएक्शन के बारे में अभी हमने कोई रिलेशन नहीं किया कि किधर डिफ्लेक्ट करेगा, समझ में आ रहा है ना, डिफ्लेक्शन होगा। तो हमको उतना डिटेल में भी नहीं जाना है, अभी हमको बेसिक बेसिक समझना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। देखो यहाँ ध्यान दो, तो सबसे पहला हमारा जो टर्म आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड या इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। क्लियर है ना। अरे बोलो यार। या इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको भी छोड़ देते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल बी से। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। तो सबसे पहला डेफिनेशन इसका हम लोग डिफाइन करेंगे, सिंबल है बी, बी के ऊपर हमने एरो डाला है, इसका मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन किए थे वैसे मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। इट इज द स्पेस, इट इज द स्पेस सराउंडिंग a current carrying conductor, surrounding a current carrying conductor, current carrying conductor। अभी देखें ना कि अगर किसी कंडक्टर में अगर करंट पास कर रहा है तो क्या सेटअप होता है, मैग्नेटिक फील्ड। सराउंडिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर within which a magnetic needle और मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक निडल एक निडल का शेप का होता है, इस टाइप का होता है, दिखाएंगे तुम्हें लैब में। एक होता है नॉर्थ, दूसरा क्या होता है, साउथ। मतलब एक छोटा सा मैग्नेट है जिसमें दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास shows a deflection, shows a deflection। क्लियर है ना। अरे हाँ, ये नहीं तो कोई भी कंडक्टर जो करंट को कैरी कर रहा है, अरे दिख रहा है क्या, yes, इसके चारों तरफ का स्पेस, इसके चारों तरफ का स्पेस क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। प्रोवाइडेड, ऐसा नहीं कि मान लेते हैं ये इसके फील्ड के अंदर में यहाँ पे अगर एक मैग्नेटिक कंपास को लाए तो वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, डिफ्लेक्ट करना चाहिए। अरे हाँ नहीं, yes, जैसे एक हम लोग चार्ज लेते हैं तो चार्ज के चारों तरफ का स्पेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उस स्पेस में अगर बाहर से कोई चार्ज को लाओगे तो वो चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, हाँ या नहीं, क्लियर है क्या। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ के हो रहे हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, थोड़ा थोड़ा तुम्हें आइडिया आ गया होगा कि हम लोग इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी जो आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो कम्प्लीटली बेस्ट है,
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, बोलो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, आगे चल के अगर तुम हायर स्टडीज में पढ़ोगे तो इसके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले सकता हूँ कि इस क्लासरूम में हम लोग बैठे हुए हैं, देखो एक लाइट यहाँ पे आ रहा है, लाइट फॉल कर रहा है ना, तो ये आपका जो लाइट एनर्जी बेसिकली कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। कैसे कन्वर्ट हुआ है? इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग स्टेशन से, एक जनरेटर रखा हुआ वहाँ पे, अभी मैं कंप्लीट डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, वो यहाँ पे वायर के थ्रू आ रहा है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लाइट एनर्जी में। किसमें? लाइट एनर्जी में। अब वो जनरेटर जो लगा हुआ है ना, वो जनरेटर कैसे वर्क करता है? जनरेटर रोटेट करता है। जनरेटर क्या करता है? रोटेट। वो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? तो मैकेनिकल एनर्जी जो है उसका जो हम लोग बोलते हैं आर्मेचर, जो जिसपे वायर लगा होता है, कॉपर वायर, और वो आर्मेचर रोटेट करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ पे रोटेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। और ये पूरा वर्ल्ड में अभी जो हो रहा है मोस्टली क्या यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे हाँ या ना? अभी तुम बुलेट ट्रेन के बारे में सुने होंगे, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, सारे डेवलप कंट्रीज में बुलेट ट्रेन रन कर रहे हैं। अरे करे ना, मोस्टली इंडिया में भी रन करेगा कुछ सालों के बाद, या 2, 4, 5, 10 साल जब भी करे, लेकिन करेगा ही। अरे करेगा ना? तो ये बुलेट ट्रेन जो आपका फंक्शन करता है, ये कंप्लीटली जो फंक्शन करता है बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्लियर है? हाँ या ना? इसलिए हमें एक बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए इस सब चैप्टर की, ताकि हायर स्टडी में मान लेते हैं वहाँ पे जो साइंटिस्ट लोग या इंजीनियर्स लोग जो काम कर रहे हैं, वो सडनली वो बुलेट ट्रेन पे वर्क करना थोड़े स्टार्ट कर दिए। जो फंडामेंटल्स वो अपने लोअर क्लासेस में पढ़े, वो फिर हायर स्टडीज में पढ़े। अरे उसके इलॉबरेट फॉर्म में ना, एक बेसिक चीज़ है। तो ये सारे चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें एक बेसिक आइडिया, अगर घर में भी तुम जाओगे तो मोस्टली अब तुम देखोगे कि तुम्हारे घर में जो मोटर लगा हुआ है, जिससे तुम वाटर पंपिंग करते हो ग्राउंड से, करते हो ना, वो मोटर भी किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। है नहीं? तो मोस्टली जितने भी डिवाइसेस है, छोटे से लेके बड़ा डिवाइस, सारा अभी मोस्टली किस पे वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया हम लोग क्लियर किए हैं। आज हम लोग अब इस चैप्टर में हम लोग करना स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटिज्म। क्लियर है क्या? वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स। क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े थे, वैसे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। इसका कोई डेरिवेशन नहीं, डायरेक्टली हम लोग को एक्सप्रेशन याद रखना है। क्या याद रखना है? एक्सप्रेशन। तो मैग्नेटिक फोर्स को अभी मैं डिनोट करूंगा Fm से। मैग्नेटिक फोर्स F और M, F से भी लिख सकते हो। F का मतलब फोर्स, M का मतलब मैग्नेटिक। क्लियर है ना? तो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले ये पूरे चैप्टर में तुम्हें याद रखना कि किसके बारे में हम लोग डील करें? मूविंग चार्ज। चार्ज हमेशा क्या करना चाहिए? मूव करना चाहिए। हाँ या नहीं? चार्ज अगर स्टेशनरी है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना? तो मैं मान लेता अभी तुम लोग क्या पढ़े थे कि अगर एक चार्ज और दूसरा एक चार्ज है स्टेशनरी चार्ज, तो एक दूसरे पे क्या लगाता है? फोर्स। वैसे ही अगर दो चार्ज मूविंग चार्जेस में, कैसे चार्जेस हो? मूविंग चार्जेस, तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स। क्लियर है? अरे है नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या पढ़े थे? अगर कोई चार्ज किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स। वैसे यहाँ पे अगर कोई मूविंग चार्ज किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स। उस फोर्स का क्या नाम होगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन जो होता है हम लोग वेक्टर फॉर्म में रखते हैं। Fm इज इक्वल टू Q, यहाँ समझो, V क्रॉस B। V क्रॉस B समझने की जरूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स है कि व्हेन अ मूविंग चार्ज, व्हेन अ चार्ज मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ चार्ज Q मूव्स विथ वेलोसिटी v, अगर ये मूव कर रहा है, क्योंकि मूविंग चार्जेस के बारे में, और अगर मूव करा तो इसकी कुछ वेलोसिटी की, मूव्स विथ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड B
in a magnetic field B, it experiences magnetic force. इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स. It experiences magnetic force which is given by this expression, which is written here. Fm is equal to Q into V cross B. यहाँ पे Q है, Q क्या है? चार्ज. V क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज. B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. अरे है नहीं, यहाँ पे इनटू साइन नहीं है. जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, या तो डॉट प्रोडक्ट होता है या तो क्रॉस प्रोडक्ट. तो इसी को जब ब्रेक करोगे तो Fm इज इक्वल टू होगा Q और A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा होता है. A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा. क्योंकि डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू साइन ऑफ थीटा. और ये तो स्केलर दिया ना, ये पूरा मैग्नीट्यूड देगा. एक वेक्टर डायरेक्शन के लिए हम लोग लेते हैं n कैप. क्या लेते हैं? n कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1. तो ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है. क्या बताता है? डायरेक्शन. और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड रखोगे, क्या रखोगे? मैग्नीट्यूड में से अगर मॉडुलस निकालोगे तो Q ही रहेगा, V B sin थीटा और मॉड ऑफ n कैप. मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है? 1 मल्टीप्लाइड विद क्या होगा? 1. तो Fm इज इक्वल टू, अगर सिंपली इसको Fm लिखोगे तो हो जाएगा Q into V into B into sin थीटा. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये थीटा क्या है? ये जो थीटा है ना, A क्रॉस B लिखे हो ना, यहाँ पे थीटा है एंगल. थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी V एंड मैग्नेटिक फील्ड B. हाँ या नहीं? जैसे मान लेते हैं ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका कुछ डायरेक्शन होगा भी. अरे होगा ना. मान लेते हैं एक चार्ज है, वो कुछ वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है. कितने वेलोसिटी के साथ? v. कितना एंगल बनाते हुए? थीटा. चार्ज क्या है तुम्हारे पास? चार्ज है q. चार्ज क्या है? q. v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड d में. कितना एंगल बनाते हुए? थीटा. तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? q into v into b into sin थीटा. अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे तो q into v क्रॉस b. अरे बोलो यार. अब देखो थीटा पे डिपेंड करेगा वैल्यू. अगर इस वैल्यू को देखो Fm is equal to q v b sin थीटा, तो फोर्स थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है. किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे. केसेस लेते हैं. केस 1, अगर फर्स्ट केस लेते हो, अगर थीटा का वैल्यू निकलो 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री. 0 डिग्री कब होगा? जब वेलोसिटी v मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा. ये मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी v को इसी में ले जाओ, एंगल थीटा क्या हो जाएगा? 0. इसका मतलब अगर ये डायरेक्शन है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का, तो वेलोसिटी v क्या है? सेम डायरेक्शन में. क्या है? सेम डायरेक्शन में. अरे है नहीं? इसका मतलब चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अरे बोलो यार. चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देन Fm इज इक्वल टू हो जाएगा Q into V into B into sin of 0 डिग्री. sin 0 डिग्री क्या होता है? 0. 0 मल्टीप्लाइड विथ एनी टर्म 0. अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड B में मूव कर रहा है, लेकिन उसके पैरेलल अगर मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा हो? पैरेलल, तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. अरे हाँ है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद है. केस 2, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये थीटा हो गया 90 डिग्री. थीटा क्या हो गया? 90. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी ऐसे हो, एंगल कितना है? 90 डिग्री. यानी नॉर्मल मूव कर रहा हूं, नॉर्मली मूव कर रहा हूं. जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या मूव कर रहा हूं? नॉर्मली. तो Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q into V into B into sin of 90. sin 90 क्या होता है? 1. तो Fm इज इक्वल टू जाएगा Q into V into B. और यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि sin का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1. और अगर थीटा इज इक्वल टू ले लो 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो Fm इज इक्वल टू जाएगा Q into V into B into sin of 180 डिग्री. sin 180 डिग्री कब होगा? जब वेलोसिटी v क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट. अरे हाँ नहीं? इधर ध्यान दो, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का और वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, एक दूसरे का क्या है? अपोजिट, एंटी पैरेलल. कौन सा पैरेलल? एंटी पैरेलल. तो अगर एंटी पैरेलल होगा तो फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा Q into V into B into sin of 180. sin 180 भी 0 होता है. 0 मल्टीप्लाइड विथ एनी टर्म 0. इसका मतलब अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा.
परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो या कोई एंगल थीटा बना के मूव कर रहा हो तभी फोर्स लगेगा। अरे हाँ या ना? और कितना फोर्स लगेगा वो हम लोग देखें। अरे हाँ ही नहीं? तो मैग्नीट्यूड ये होगा, यहाँ पे तुमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलेगा। इसको और भी हम लोग प्रॉब्लम लेके एनालाइज करेंगे कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे फोर्स का। क्लियर है? अच्छा, इसके पहले हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े थे, इधर ध्यान दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर कोई चार्ज Q है, कोई चार्ज क्या है Q, जो रेस्ट पे हो, किस पे हो? रेस्ट पे। ये प्लेस्ड है, दिस चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, इस पे फोर्स लगता है। इस पे क्या लगता है? फोर्स। और फोर्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? Q into E, Q into E। पढ़े थे? यस सर। अरे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था ना, E इज इक्वल टू होता फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो F इज इक्वल टू क्या होता है? Q। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? यस। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम लेंगे। अभी हम लोग देखें मैग्नेटिक फोर्स के बारे में ना, F m इज इक्वल टू क्या देखे थे? Q इंटू V क्रॉस B, V क्रॉस B। तो हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? क्लियर है ना? अरे बोलो यार। यस सर। इसको जब हम लोग ब्रेक किए थे तो लिखे थे Fm इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो A क्रॉस B, A क्रॉस B इज इक्वल टू द V क्रॉस B इज इक्वल टू जाएगा VB sin थीटा। ये तो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा इनटू n कैप डाल सकते। क्लियर है ना? देखो याद रखो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट का रूल तुम्हें मालूम है, आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। अगर क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें नहीं मालूम है तो प्रॉब्लम्स भी नहीं बनेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या होता है? अगर दो वेक्टर, वेक्टर A और B, वेक्टर A और B, अगर तुम लिख दो A क्रॉस B, A क्रॉस B, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर, टू वेक्टर्स will always give you a vector quantity। मान लेते हैं A क्रॉस B is equal to C आया, तो वो भी एक क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। अरे हाँ नहीं? वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा? डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर C आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा ना जी, और डायरेक्शन भी होगा। अब इसका जो डायरेक्शन होगा C वेक्टर का, वो इस तरह होगा कि ये C वेक्टर वेक्टर A पे भी और ये C वेक्टर वेक्टर B पे भी परपेंडिकुलर होगा। जो फाइनल जो वेक्टर आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग जब दो वेक्टर का करते हैं तो जो वेक्टर मिलता है वो वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा कि ये वेक्टर A पे भी परपेंडिकुलर होगा और B पे। याद करो, हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में या कोऑर्डिनेट्स में हम लोग क्या लेते थे? I, J और K लेते हैं ना। देखो ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस। हम लोग लेते हैं I, ये हम लोग लेते हैं J और ये हम लोग क्या लेते हैं? K। अरे है नहीं? x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर। तो जब तुम I क्रॉस J लेते हो, I क्रॉस J, तो I क्रॉस J इज इक्वल टू क्या आता है? K। अरे बोलो यार। K किस पे परपेंडिकुलर है? I पे। और K किस पे परपेंडिकुलर है? J पे। देखो ये z एक्सिस x एक्सिस के परपेंडिकुलर और y एक्सिस के। अरे बोलो यार। हाँ या ना? तो ये जो n कैप हम लोग लेंगे, ये n कैप किस पे परपेंडिकुलर होगा? ये वेक्टर वेक्टर B, क्योंकि A क्रॉस B, जब ये तुमने डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ये मैग्नीट्यूड आया और ये क्या आया? डायरेक्शन। अरे है नहीं? अरे बोलो यार। अब ये किस पे परपेंडिकुलर होगा? B पे भी, और ये परपेंडिकुलर किसके पे होगा? B पे। अब क्रॉस प्रोडक्ट का रूल यहाँ पे सीखोगे, नहीं पढ़ोगे तो। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, कैसे चल रहे हो? तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेना पॉजिटिव। क्या लेना? पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्या लेना? नेगेटिव। जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे I क्रॉस J, जिसको तुम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो उसको ढक दो, क्या बच गया है? K। और हम लोग कैसे मूव कर I से J? देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस हो। अरे हाई नहीं? वही अगर J टू I चलते, J टू I क्या हो जाता? माइनस K। तो इसी को अगर हम लोग लिखते J क्रॉस I इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस K। चलो आगे बताओ, J क्रॉस K, J क्रॉस K I आएगा ना? I आएगा, और आएगा। उल्टा अगर लेंगे K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस I। अरे हाँ या नहीं? तो अदर वेक्टर के साथ तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन सेम वेक्टर अगर I क्रॉस I, I क्रॉस I, A क्रॉस B इक्वल टू AB sin थीटा होगा ना। पैरेलल वेक्टर sin 0 इक्वल टू क्या होगा? 0। तो डायरेक्ट याद रखो 0 होगा। J क्रॉस J इज इक्वल टू क्या होगा? 0। और K क्रॉस K इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ये तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स मालूम होने चाहिए। क्लियर है क्या? तभी प्रॉब्लम बनेगा। जब वेलोसिटी V दिएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ना। चलो इसको लिखा जाए फटाफट।